चर्चाएं जो श्रृंखला चल रही है उसमें आज हमारे बीच ज्योतिष विभाग की अध्यक्षा डॉक्टर अलकनंदा शर्मा उपस्थित है। ज्योतिष की विदुषी है, ज्ञाता है। आज हमारे चर्चा में उनके द्वारा प्रश्न पूछे जाएंगे ताकि ज्योतिष के समाधान में हम एक कदम आगे बढ़ सकें। पहले विवाह पे और फिर अलग अलग प्रश्नों पर चर्चा हमारी हो चुकी है। आज की चर्चा प्रारंभ करने के पूर्व मैं अलकनंदा से निवेदन करूंगा कि वे प्रश्न पूछें, किस प्रश्न पे विचार करना चाहिए और ज्योतिष उसमें क्या योगदान करता है। इस प्रकार के कोई प्रश्न ये पूछेंगी ताकि हम उसका विवेचन आज करेंगे। ये चर्चा होगी, आप सबके लिए उपयोगी होगी, ऐसा मैं मानता हूँ। आप सभी को नमस्कार। और आज का जो विषय प्रश्न पे ही करना चाहूँगी, क्योंकि सर ने कहा है कि प्रश्न पूछे जाएं। तो मुझे ये बताइए सर कि आज प्रश्न कुंडली जब हम बनाते हैं, एक साथ 5-6 व्यक्ति बैठे होते हैं, उस समय हम ऐसा क्या देखें या नवाचार ऐसा क्या ज्योतिष में करें जिससे हम प्रश्न कुंडली में उस प्रत्येक व्यक्ति के उत्तर को हम अच्छे से दे सकते हैं। प्रश्न बहुत उपयोगी है। ज्योतिष की विधा में प्रश्न कुंडली की एक विधा है। विभिन्न प्रकार के प्रश्न कुंडलियों के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं। कई बार जिसकी जन्म कुंडली नहीं होती है उसका उत्तर भी प्रश्न कुंडली के माध्यम से दिया जाता है। प्रश्न कुंडली किसी एक विषय के ऊपर होती है, जो कार्य हम आगे करने वाले हैं, जो इंटरव्यू हम आगे देने वाले हैं, अथवा जिस परीक्षा में हम जाने वाले हैं, उस परीक्षा के निमित्त हमारा कार्य सिद्ध होगा अथवा नहीं होगा, इस प्रकार का प्रश्न हमारे सामने आके खड़ा होता है। प्रश्न सभी प्रकार के हो सकते हैं, रोग के हो सकते हैं, हॉस्पिटल के हो सकते हैं, खेती के हो सकते हैं, मेडिकल के हो सकते हैं, इंजीनियरिंग के हो सकते हैं, राजनीति के हो सकते हैं, सत्ता के हो सकते हैं, नेता के हो सकते हैं, अभिनेता के हो सकते हैं, सभी प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं। और ज्योतिष हमको क्या निर्देश करता है, इस बारे में हम विचार करने जा रहे हैं। पहले तो इसका इतिहास हम देखें कि प्रश्न कुंडली में आज तक क्या क्या हो चुका है, किस किस प्रकार से प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं और हम उसकी विधा में क्या परिष्कार कर सक रहे हैं, इस पर मैं विचार करना चाह रहा हूँ। तो मैं पहले बता दूं आपको कि प्रश्न कुंडली सबसे पहले क्या होता था कि जब कोई व्यक्ति आता था तो शकुन से प्रश्न उत्तर देते थे कि मेरे दाएं ओर आके बैठा है, मेरे बाएं ओर आके बैठा है, वो प्रश्न किस प्रकार पूछ रहा है, किस प्रकार नहीं पूछ रहा है, मनोवैज्ञानिक तरीके से प्रश्नों का उत्तर दिया जाता था। ये एक विधा है। उस समय तो कोई ऑफिस वगैरह नहीं होते थे। हाँ। वहाँ पर मान लो कोई पेड़ के नीचे ही पंडित जी बैठ जाते हैं, किसी मंदिरों में बैठ जाते थे, या कोई अपने बाहर घर के बाहर चबूतरे पे बैठ जाते थे। ऐसे में वो व्यक्ति कहाँ बैठा है उसको देखा जा सकता है। परंतु आज तो हर ज्योतिषियों के अपने अपने ऑफिस है, अपने अपने संस्थान है। ऐसे में वो व्यक्ति तो अपनी सीट पे बैठा ही रहेगा, तो वहाँ बैठने का जो तरीका है उसमें क्या नया चीज लाएंगे, ऐसे कैसे देखें। हाँ, इसलिए इसका परिष्कार हुआ। जैसा अलकनंदा जी ने बताया कि पहले आश्रम हुआ करते थे, चौतरों में बैठा करते थे, पक्षियों की आवाज़ सुनते थे, इस पक्षी की आवाज़ आ रही है, उस पक्षी की आवाज़ आ रही है, ऐसा बैठा है, वैसे बैठा है, सब प्रकार के ये प्रकार से शकुन शास्त्र हुआ करता था। उसके बाद जैसे जैसे गणित का विकास हुआ तो गणितीय विकास के साथ साथ कुंडली पर जो व्यक्ति जिस समय आया उस समय कुंडली बना ली जाती थी और उस कुंडली के आधार पर लग्न भाव, भाग्य भाव, लाभ भाव, संतान भाव, 12वां भाव, इस प्रकार से विभिन्न भावों के आधार पर हम उसके प्रश्न का उत्तर देते थे। परंतु जैसा आपने अलकनंदा जी ने कहा, इसमें एक समस्या आती है कि इसमें लगभग विद्यार्थी जो पूछने आते हैं या जो जातक आते हैं या जो समस्या जिस ग्रस्त होते हैं वो आते हैं, वह दिन में 11 बजे से 4 बजे के बीच में आते हैं। तो उसमें सूर्य
11वें भाव में, 10वें भाव में, 9वें भाव में, अधिक से अधिक 8वें भाव तक आ जाता है। सूर्य की आधी स्थितियां गायब हो जाती है। तो यह एक समस्या खड़ी हो जाती है कि हमने 2/3 भाग को ज्योतिष में से गायब कर दिया और 1/3 को देख करके हमारा आयाम को छोटा कर दिया। आयाम को छोटा नहीं करना, हमको आयाम बढ़ाना है। तो उसके लिए ज्योतिष किस प्रकार की विधाओं में बड़ा कर रहा है, उसके पास अमृत कालानल ने इसको थोड़ा बढ़ाया। अमृत कालानल ने क्या करा कि उसको नवमांश के रूप में ले आया और उसको 101 से लेकर 108 नवमांश, 320 को 108 से गुणा करेंगे तो 360 हो जाते हैं। सारी डिग्रियां हो जाती है, सब कन्वर्ट हो जाता है। आप मन में प्रश्न धारण करो और प्रश्न धारण करने के बाद 1 से लेकर 108 तक अंक आप बोल दें। उस अंक के आधार पर हम कुंडली बना देते हैं, उस कुंडली को रख करके गोचर ग्रह चढ़ा देते हैं तथा उसके आधार पर हम उसका फल बताते हैं। ये बहुत अच्छी विधा बनाई है अमृत कालानल जो कालिदास के ने बनाया है, मैं उसको धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने हम ज्योतिष में जो काम किया वो धन्यवाद के पात्र है। इसके अलावा होरानी शास्त्र पे काम कृष्णमूर्ति जी ने भी किया। उन्होंने 249 अंक बनाए और 249 अंकों के आधार पर आपने जो प्रश्न पूछा, उन्होंने 249 विभाग करते हुए उसके एक विशेषता बना रखी है, इसमें यह होगा, इसमें यह होगा। उन्होंने इसको क्या करा है कि विंशोत्तरी राशि की जो नक्षत्र के आधार पर है, उन नक्षत्रों के आधार पर उसका फलादेश किया है। परंतु उसमें भी मुझे लगता है कि थोड़ी कमी है, कारण कि वो भी एक सीमित में मर्यादा दायरे में फंसा हुआ है। ज्योतिष की जो विधा है, मूल विधा है कि प्रकृति के आधार पर, नक्षत्र के आधार पर, ग्रहों के आधार पर हम किसी विचार को विचार करें, उसका परिष्करण उसमें नहीं दिखाई देता। इस कारण से हमने इस विधा को नया रूप दिया है। आपके द्वारा जो प्रचलित एक प्रश्न कुंडली पर जो आपने दिन कुंडली बना के उस व्यक्ति विशेष के बारे में जो आपने उसको प्रिडिक्शन करना है या उसका फलित करना है, उसको मैं हरीश पद्धति के नाम से चाहूँगी कि आप उसको हरीश पद्धति का एक नाम देवें और उस दिन कुंडली उस व्यक्ति विशेष के लिए आज का दिन या उसके प्रश्न का उत्तर उसको कैसे दिया जा सकता है, उस पे आप विचार करके हमें बताइए। हरीश पद्धति देखो, इस पर हमने काम किया है और उस काम का जो मूल आधार है उसको आज बता देता हूँ। इसकी गणित का भाग जो है बहुत बड़ा अलग से एक विषय लेकर के उस दिन चर्चा पर करेंगे। आज मैं इसके सूक्ष्म चर्चा के बिंदु उसको मैं बता देता हूँ। जैसा कि अलकनंदा जी ने बताया, मैं उसको विश्लेषण करना चाह रहा हूँ। देखिएगा, सूर्य की मध्यम गति मान ली जाए, साधारणतया ज्योतिष में या संसार भर में जो भी विधाएं खड़ी हुई हैं सूर्य की मध्यम गति के आधार पर हुई हैं। हमारी घड़ी बनी है तो सूर्य की मध्यम गति से आधार बनी हुई है, इसे हम LMT बोलते हैं, लोकल मीन टाइम। तो समय बना है लोकल मीन टाइम से। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो गणितीय विभाग है लोकल मीन टाइम के आधार पर डेवलप हो, उसकी विधा को और बढ़ाया जाए। तो उसके लिए हमने क्या करा कि सायन वर्ष की जो स्थिति है वह मैं मानता हूँ कि 365.2563 days, 63 मैं फिर से लिख रहा हूँ इधर 365.2563 days। और हम क्या कर रहे हैं, सूर्य के 360 डिग्री वर्ष में घूम जाता है, ये निश्चित है। सूर्य 360 डिग्री घूम जाता है, वर्ष में 360 डिग्री घूमने में उसको इतना समय लगता है, 1 डिग्री घूमने में 1 दिन लगता है। हम 360 विभाग कर लें तो यह निश्चित हो जाता है प्रतिदिन 21 मिनट 1.53 सेकेंड एक्स्ट्रा हो जाते हैं। तो हर दिन यह समय अंकन जुड़ता जाता है। वर्ष के अंत में यह पूरा 0.256363 घंटा प्रतिदिन जुड़ जाता है। लीप ईयर का समायोजन हम कर लेते हैं।
लीप ईयर का समायोजन करते हुए हम वर्ष का मान ज्ञात करते हैं, मास का मान ज्ञात करते हैं, और मास के बाद ये दिन का मान आता है। जिस दिन आप प्रश्न पूछ रहे हो उस दिन के घंटा मिनट आपके जन्म के टाइम के अनुसार ऑटोमेटिक आ जाते हैं। इस पर हमने गणित किया हुआ है। इस गणित को किसी दिन विस्तार से हम दोनों डिस्कस करके आपके सामने रखेंगे। आज तो ये प्रश्न कुंडली में इस की विधा जो हमने बात करी है। कल एक मेरे पास उद्योगपति आया था और उद्योगपति का पूछना था कि इस कोरोना काल के अंदर इतनी विपत्ति आ गई है, छोटे छोटे उद्योगों को समस्या आ गई है, मालों की कीमतें टेढ़ी हो गई है, तो बड़ी बड़ी कंपनियां भी हमें ऑर्डर देने में दिक्कत आ रही है उनको, और हमको काम करने में समस्या आ रही है। 2-3 महीने से हमने काम नहीं किया है, तो हमारा क्या भविष्य होगा, इसके बारे में आपका ज्योतिष क्या कहता है। तो मैं उसकी कुंडली बना करके आपको समझाना चाहूँगा कि इस प्रश्न का हमने किस प्रकार से उत्तर दिया। कल के दिन वो आया था, कल उसके लिए 19:44 का समय उसकी जन्म कुंडली के अनुसार निकला था और तदनुसार मीन लग्न बना था। तो उसकी जन्म तारीख क्या थी? उसकी जन्म तारीख 64 में है और 64 में उसकी जन्म तारीख 23 नवंबर की थी। तो 23 नवंबर से मैं गिनती करते हुए और दिन को 15:55 पर उसका जन्म हुआ था और उसका जन्म कानपुर में हुआ था। उदयपुर में उद्योगपति है। तो उसमें यहाँ दर्शन आया था 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब यहाँ सूर्य मंगल आ गए थे, यहाँ बुध शुक्र आ गए थे। शुक्र पावरफुल था, बुध पावरफुल था, शनि सबसे ज्यादा पावरफुल था। वो उद्योगपति है, तो जो प्रश्न पूछ रहा है इसका ध्यान रखना पड़ेगा हमको। उद्योगपति है तो ये महत्वपूर्ण था। चंद्रमा गुरु और गुरु कुंभ में था। राहु यहाँ था। अब इसके आधार पर उसको जो मैंने विश्लेषण करके बताया उसका संक्षेप में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। हर चीज काम की है। सूर्य प्रभावी था सुगरी होकर के छठे भाव में। ये शत्रु का घर माना जाता है, मित्र का घर माना जाता है, रोग का घर माना जाता है। कोरोना की स्थिति में जो उसके पुराने मित्र हैं, मैंने कहा ये आपका सहयोग करेंगे, मित्रों का सहयोग होगा, क्योंकि मित्रों का सूर्य आपका बहुत प्रभावी है। सूर्य लगभग 63-64% 80% था और शनि प्रभावी है, तो उद्योग आप नहीं छोड़ोगे। परंतु शनि उद्योग होकर के चंद्रमा मन के स्थान पर है, यह आपको विचलित कर रहा है, यह आपको असमंजस पैदा कर रहा है। यहाँ जाऊं वहां जाऊं, नया काम करूं पुराना काम करूं, नए ग्राहक बनाऊं पुराने ग्राहक बनाऊं, तो ये विचलित कर रहा था। और आपका राहु पराक्रम की ओर घोषित कर रहा है कि पराक्रम करने से काम बनेगा। तो पराक्रम करना होगा, आपको शहर से दूर जाना पड़ सकता है। शनि आपको स्थान परिवर्तन करना पड़ सकता है, काम का परिवर्तन करना पड़ सकता है, ये संभावनाएं हैं। और आपके पुराने मित्रों को टटोलना पड़ सकता है। ये शुक्र प्रभावी है। कल ये शुक्र 64% प्रभाव था इसका। हम नीच का मानते हैं, नीच का नहीं था। तो आपके व्यवहार, ये व्यवहार का स्थान है, शुक्र व्यवहार का कारक है। तो निश्चित समझिए आप में सफलता मिलने वाली है और आप सफलता प्राप्त करेंगे, परंतु स्थान परिवर्तन होने की संभावनाएं हैं। जब मैंने सारा विवेचन किया तो प्रसन्न हो गया। उसने कहा कि ज्योतिष का इस प्रकार का विवेचन सुनकर मैं तो अचंभे में पड़ गया हूँ, आप सब वही बता रहे हो जो वास्तव में मैं सोच रहा हूँ। ऐसा करके हमने बताया था। ये तो मैंने आश्रम में एक पृष्ठभूमि रखी है, मैं सारा विवेचन कभी करेंगे, इसका पूरा गणित भी हम आपको समझाएंगे। परंतु प्रश्न कुंडली को किस प्रकार से हल किया जाता है, प्रश्न कुंडली से अब ये गुरु है, ये 92 में चला गया,
प्रभावी भी है, परंतु व्यय बढ़ाएगा। तो उसने कहा ये भी सही है कि मुझे अलग जगह जाने की इच्छा हो रही है और उसके लिए खर्चा करने की इच्छा भी हो रही है, और वो शुभ काम में खर्चा होगा, वो गुरु बारे में बता रहा। हर ग्रह कुछ न कुछ बोलता है और वो बोलता है, उसको हमको समझना है। यही प्रश्न कुंडली का उत्तर है। इस प्रकार से मैंने किया। इसमें यदि डॉक्टर साहब आपको कोई शंका हो नहीं। तो बताइए, यदि अच्छा लगा वो बताइए, और इसमें और क्या करें वो बताइए। लगता है कि व्यक्ति विशेष की कुंडली से लेकर, उसके जन्म कुंडली से लेकर उसकी दिन कुंडली तक आके उसका दिन कैसा जाएगा, ये एक विश्लेषण करना एक बहुत महत्वपूर्ण ज्योतिष के लिए एक नई पद्धति मुझे दिखती है, और ये काफ़ी उपयोगी होगी आम ज्योतिषीय या ज्योतिष के विद्यार्थियों के लिए। ये काफ़ी अच्छी पद्धति रहेगी। इसको मुझे लगता है कि आप सर एक इसका विस्तृत रूप और एक सॉफ्टवेयर जैसा आप बना के सबको पहुंचाइए, जिससे ना इस तरह की कुंडली आसानी से बना सके। हर व्यक्ति के लिए आसान नहीं है कि ये इस कुंडली को आपके जन्म कुंडली से लेकर आज की दिन कुंडली तक बनाने के लिए अपनी गणित करें, तो इतना समय भी नहीं लगे उसको। तो मैं चाहूँगी सर ना आप इसके लिए एक छोटा सा ऐप या मोबाइल ऐप या सॉफ्टवेयर बनाइए इसमें। देखो, विचार तो बहुत अच्छा है। तो पहला कदम यही है कि पहले हम जागरण करें। उस जागरण के लिए इस प्रकार के 8 या 10 लेक्चर इस प्रश्न कुंडली पर, वर्ष कुंडली पर और मास कुंडली पर। हमने मास कुंडली को हटा करके ऋतु कुंडली बनाया है 2-2 महीने की, ताकि कोई काम आप लो और 2 महीने में उसको सब काम कर सको। तो 2 महीना आपको समय मिलता है किसी कार्य को करने के लिए, तो अच्छा रहता है। तो हमने वर्षा ऋतु का, गर्मी का, शरद का, शिशिर का, इस प्रकार से यदि हम ऋतु बनाए, आपका जन्म जिस ऋतु में हुआ हो उस ऋतु के आधार पर आपके 6 भाग कर दिए जाएं और वो उसको आपको बताया जाए, तो वर्ष कुंडली का नया स्वरूप खड़ा हो जाएगा। और ये स्वरूप बहुत ही कारगर सिद्ध होगा, जैसा कि इन्होंने भी इसको देखा है और उसको बनाया है कि इसकी सटीकता बहुत, विश्लेषण बहुत स्पष्ट और क्लियर है। इसलिए इस पर काम किया जाना चाहिए और करना चाहिए। मैंने तो काम इस पर किया है और उस काम को मैंने अलकनंदा जी को बताया भी है और इन्होंने भी इसका प्रयोग किया है। इस प्रयोग में इन्होंने सफलता पाई है, उनको लगा ये काफी अच्छा है, काफी सटीकता इसको है। और परिष्कार करने की आवश्यकता है, वो किए जाना चाहिए। इसका मोबाइल वो ऐप बने या कोई ऐप बने, उसके लिए काम करना पड़ेगा। ऐप हमको बनाना आता नहीं है, किसी से साधन लेना पड़ेगा, उसके लिए खर्चा करना पड़ेगा। हम उसका संसाधन जुटाएंगे और करेंगे। हम करेंगे, आप सबका सहयोग मिलेगा तो ये भी सब संभव होगा और हम ज्योतिष की विधा को अधिक परिष्कृत कर पाएंगे, ऐसा मेरा विचार है। धन्यवाद।